नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है माता पिता वर्सेस सास ससुर। तो दोस्तों, इस कहानी के 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये छठा पार्ट है। इससे पहले के पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वृद्धाश्रम नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर के आप इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। मुख्य सेविका के लिए पूरे दिन माँ की देखभाल करना संभव नहीं है। ज़्यादा शिकायत करने पर शायद देखरेख करने वाली नर्स बदल दी जाएगी, लेकिन वह नर्स भी अच्छी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। कनक का मानना है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मुख्य सेविका पूरे दिन उसकी माँ की चौकीदारी नहीं करेगी। ज़्यादा शिकायत करने पर क्या गारंटी है कि नर्सें जाने अनजाने में माँ को चोट नहीं पहुँचाएंगी। अपनी माँ से मिलकर लौटने के बाद कनक अपने पिता को अंधेरे में ज़्यादा देखती है, इसलिए वह कितना भी प्रयत्न कर ले, रात को बाथरूम न जाए, फिर भी रात में नींद टूट ही जाती है और उसे ज़ोर से बाथरूम लगती है। बाथरूम का वेंटिलेशन बहुत ऊंचा है, नहीं तो वह गत्ते से ढक दिया जाता। पहले जब देव दौरे पर कहीं बाहर जाते थे तो कनक पीहू के साथ अपने कमरे में अकेली सो जाती थी, लेकिन अब देव के बाहर जाने पर वह अकेले नहीं सोती। वह अपनी सास को अपने साथ सोने के लिए कहती है। कनक अंधेरे में अकेले जाने से डरती है। समझ नहीं आ रहा है कि इस डर से कैसे छुटकारा पाया जाए। कभी कभी वह सोचती है कि उसे किसी तांत्रिक से या फिर किसी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, लेकिन तांत्रिक का नाम सुनने पर देव गुस्से में कहेगा, पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ जैसी बातें कर रही हो। मनोचिकित्सक की बात करेंगे तो उसको और भी गुस्सा आएगा। कनक को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। शिवम को अगर कनक अपनी समस्या के बारे में बता पाती तो वह शायद महत्व देता। उसे शिवम जैसा आज तक कोई नहीं समझ पाया। बगल के घर में रहता था, एक साथ दोनों बड़े हुए। अब तो वह शिवम को भैया बुलाती है, लेकिन उस वक्त बहुत चाहती थी उसे। इतना अच्छा दोस्त उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। कनक हर बात में खुलकर शिवम से शेयर करती थी। शिवम भी उसकी हर समस्या का समाधान करता था। शिवम उससे 3 साल बड़ा था। यह थोड़ा अजीब ख्यालात का था। जब तक वह निकल जाता और घंटों नदी के किनारे बैठा रहता था, कविताएं लिखता। कविताओं से डायरी भर गई थी। कनक ने एक बार शिवम से कहा था कि इन कविताओं को पत्रिकाओं में छपवाने के लिए भेजा करो। शिवम कहता था, मैं ये कविता अपने लिए लिखता हूँ और हर मोहल्ले में एक तो ऐसे शायर कवि मिल ही जाते हैं, कोई भी इन कविताओं को नहीं छापेगा। कनक को शिवम अपनी कविताएं सुनाता था। प्रकृति की कविताएं, प्रेम की कविताएं। कविता सुनते सुनते कनक खो जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि वह जंगल में, पहाड़ों में शिवम का हाथ पकड़कर घूम रही है। कभी कभी शिवम के साथ नदी में तैरने का मन करता था। पूर्णिमा की रात नाव में घूमना। शिवम की हर कविता में कनक खुद को पाती थी। एक दिन कनक ने शिवम से कहा, तुमने जिसके लिए इतनी सुंदर प्रेम की कविताएं लिखी हैं, वह लड़की कौन है? मिलवाओगे नहीं? शिवम शर्मा जाता और कोई उत्तर नहीं देता। कनक ने मानसिक रूप से खुद को इन कविताओं में रख लिया, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन दोनों ही एक अनजाने प्रेम से बंधे हुए थे। उम्र बढ़ती गई। शिवम कविता के लिए पागल था। बाद में दो एक छोटी पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपने लगी। कनक यह देखकर काफी खुश हुई, लेकिन शिवम ने नौकरी के लिए कोई प्रयास नहीं किया। शिवम की माँ को जो पेंशन मिलती थी उसे से ही शिवम और उसकी माँ का गुजारा हो जाता था। जब कनक की शादी के लिए लड़का देखना शुरू हुआ तो एक दिन कनक ने शिवम को यह खबर दी, लेकिन शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया। देव जब उसे देखने आए तो कनक को भी देव अच्छे लगे। काम भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है। कनक शादी के लिए पापा को मना नहीं कर पाई, इसलिए उसने शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन मन में शिवम से ज़्यादा लगाव था। अभी उसे ऐसा लगता है कि शिवम ने उस दिन साफ साफ पूछ लेना चाहिए था। शिवम ने उसकी शादी के बारे में जानते हुए भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद उसके पास रोजगार नहीं था। कनक थोड़ी और पढ़ाई करती तो उसे एक छोटी सी नौकरी भी मिल सकती थी, और अगर उसने शिवम से शादी कर ली होती तो आज अपनी माँ को देखने में कोई परेशानी नहीं होती। शायद पापा भी जीवित रहते। कनक का मन आज सुबह से ही खराब है।
आज पापा की याद ज़्यादा आ रही है क्योंकि आज कनक का जन्मदिन है। आज के दिन पापा उसके लिए एक छोटा-सा केक बनाया करते थे। शाम में वह केक काटती, पापा उसे खिलाते और वो पापा को खिलाती, फिर माँ को खिलाती। पापा के पास एक छोटा-सा कैमरा था। उस कैमरे में पापा तस्वीरें लिया करते थे। यह नियम विवाह से पूर्व लगातार 24 वर्ष तक चलता आ रहा था। शादी के बाद कनक का बर्थडे और नहीं मनाया गया। हालाँकि दोपहर को जब कनक सारा काम निपटाकर अपने कमरे में सोने जाती थी, तो पापा उसे फ़ोन करके जन्मदिन की बधाइयाँ देते थे। पापा जानते थे कि कनक की ससुराल में जन्मदिन नहीं मनाया जाता। पापा नहीं चाहते थे कि बेटी के जन्मदिन पर ससुराल में कोई दूसरी परेशानी हो, इसलिए पापा दोपहर के समय फ़ोन किया करते थे। दोपहर को सारा काम खत्म करके भारी मन से कनक फ़ोन देख रही थी। कुछ महीने पहले ही फेसबुक पर एक अकाउंट खोला था। शिवम की कविता शायरी की इन दिनों फेसबुक पर काफ़ी लाइक्स मिल रहे थे। कनक दिन में एक बार ज़रूर उसका प्रोफाइल देखती। शिवम की कुछ कविताएं वायरल हो गई थी। कविता में प्रेम और विरह का ऐसा विचित्र मेल है जो बहुत ही कम कविताओं में देखने को मिलता है। कनक ने फेसबुक खोलते ही शिवम का उसके नाम से एक नोटिफिकेशन देखा। क्या भेजा होगा? खोलकर देखा, एक वीडियो भेजा है। 24 साल तक के केक काटने की तस्वीरों के साथ हर एक तस्वीर पर 2 लाइन की कविता। कनक आश्चर्य से देखती रही। कविता पढ़कर मन खुश हो जाता है तो तस्वीर देखकर रोना भी आ जाता है। इस विचित्र सुंदर उपहार ने उसके पापा की अनुपस्थिति के दुख को कम तो नहीं किया, लेकिन इसने उसके हृदय को शुद्ध आनंद से भर दिया, मन को खूब प्रफुल्लित किया। पीहू सो रही थी। कनक तैयार होकर पीहू को अपने सास के पास लेटाकर बाहर निकल गई। एक केक की दुकान से एक प्लेन केक खरीदा जो उसके पापा द्वारा बनाए गए केक के समान ही था। फिर वह केक लेकर अपनी माँ के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर चुपचाप लेटी है। अपनी माँ की हालत देखकर कनक को बहुत दुख हुआ। हर रविवार को आकर माँ को जैसे देखती है, आज उससे भिन्न रूप है। दरअसल नर्स जानती है कि कनक हर रविवार को आती है, इसलिए उसने माँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नाइटी साफ नहीं है, कमरा भी गंदा है, यहाँ तक कि बेड की चादरें भी साफ नहीं है। माँ की ऐसी हालत देखकर कनक वास्तव में अपनी माँ को यहाँ से अभी ले जाना चाहती थी, लेकिन वह उसे कहाँ ले जाती? उसकी माँ को कहाँ रखती? उसका अपना कोई घर नहीं है, ससुराल नहीं ले जा सकती। उसे देख नर्स दौड़ती हुई आई, माँ की चादर बदली, एक खूबसूरत सी नाइटी पहनाई। माँ अब काफ़ी बेहतर लग रही है। कनक को समझ में आया कि रविवार को ही आने से नहीं चलेगा, क्योंकि नर्स जानती हैं कि वो केवल रविवार को आती है, इसलिए वह ऐसी गलतियाँ करती हैं। कभी कभी अपनी माँ के पास बिना बताए आना पड़ेगा। अब रविवार नहीं, हफ्ते में किसी भी एक दिन माँ के पास आने का फैसला किया। ननद को कहेगी 2 घंटे पहले वह आकर पीहू को संभाल लेगी। कनक अपनी माँ के पास जाकर बैठी। केक को बेड पर पेपर बिछा कर रखा। उसने चाकू से केक काटा और अपनी माँ के मुंह में दिया। फिर उसने अपनी माँ के हाथ में केक का टुकड़ा दिया और खुद माँ के हाथ अपने मुंह में ले गई, लेकिन कनक खा नहीं सकी। अचानक उसे अपने पापा की याद आ गई। वह अपनी माँ से लिपट गई और रो पड़ी। माँ एकदम शांत, चुप है। कनक न जाने कितनी देर रोती रही। नर्स ने आकर कहा, दीदी अब और मत रो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। रोने से मन कुछ हल्का हो गया। बाकी बचा केक नर्सों को दे दिया। कनक को लगा कि माँ ने आज उसे जन्म दिया है तो उसे माँ को थोड़ी खुशी देनी चाहिए। माँ को घुमाने का बहुत शौक है। आज मैं उन्हें घुमाने ले जाऊंगी, जैसे पापा महीने में एक बार घुमाते हैं। कनक ने नर्स को टैक्सी बुलाने के लिए कहा और माँ को नई नाइटी पहनाई और एक हगीज पहना दिया। बालों में अच्छे से कंघी की, चेहरे पर थोड़ा सा पाउडर लगाया और साथ में माथे पर एक बिंदी लगाई। टैक्सी आने पर नर्स की सहायता से टैक्सी में माँ को बिठाया। नर्स से पूछा, आप चलोगी हमारे साथ? नर्स तुरंत ही साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ड्राइवर से कुछ दर्शनीय स्थल ले जाने के लिए कहा, ऐसी स्थल जो माँ टैक्सी में बैठकर देख पाएगी। ड्राइवर ने कुछ स्थानों पर घुमाया। माँ चुपचाप बैठी बाहर देखती रही। कनक अपनी उंगली के इशारे से माँ को सब कुछ दिखा रही थी। माँ को देखकर लग रहा था कि माँ की तबीयत ठीक है। कनक बहुत ही खुश थी। उसने मन ही मन सोचा,
कभी कभी माँ को अलग अलग जगहों पर गाड़ी से घुमाया करेगी। नर्स ने कहा, दीदी मुझे इतने साल हो गए हैं यहाँ काम करते, लेकिन मैं यहाँ कुछ भी नहीं देखा। मैं आज आपके कारण यहाँ घूम पाई। नर्स की बातें सुनकर कनक ने सोचा कि उसकी सास भी सारा दिन घर पर ही रहती है। उनके मन में भी उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली बार जब वह अपनी माँ को गाड़ी से घुमाएंगी तब अपनी सास को भी साथ ले आएंगी। आश्रम में वापस आकर कनक ने ड्राइवर को पैसे दिए। ड्राइवर ने कहा, दीदी आप अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन मेरे पास गाड़ी होने के बावजूद भी मैंने अपनी माँ को कभी आसपास भी नहीं दिखाया। आज मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मेरी माँ जीवित नहीं है, लेकिन आपकी माँ मेरे लिए माँ के समान है। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। कनक ने कहा, यह ठीक नहीं है भैया, अगर आप पैसा नहीं लेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ड्राइवर ने कहा, दीदी हम सभी को आपसे कुछ सीखना चाहिए। आपकी माँ इतनी बीमार है, चल नहीं सकती, फिर भी आप उनकी खुशी को का इतना ध्यान रखती हैं। मेरी एक बेटी है, उसे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वह बड़ी होकर आपकी जैसी बने। कनक की आंख में आंसू आ गए। नहीं, वह किसी को अपने जैसा बनने का आशीर्वाद नहीं दे सकती। किसी भी लड़की को उसके जैसा तड़पना नहीं चाहिए। बस वह इतना ही कह पाई कि आपकी बेटी खूब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ। सही परवरिश कीजिए, बेटियां तो अच्छी ही होती हैं। कनक घर लौटी और देव से कहा कि वह अपनी माँ को कार में घुमाने ले गई थी। कनक को खुशी हुई कि माँ बहुत खुश हुई है। उसने अगली बार अपनी सास को साथ ले जाने की इच्छा भी जताई। उन्होंने ड्राइवर के बारे में भी बताया। ड्राइवर की बातें सुन देव के चेहरे का रंग बदल गया और वह उठकर बाहर चला गया। उस दिन कनक को समझ में नहीं आया कि देव को ड्राइवर की बात का बुरा क्यों लगा, लेकिन देव ने अगले महीने रविवार को एक कार किराए पर ली। दोपहर में देव अपनी माँ और पीहू को कार में लेकर वृद्धाश्रम पहुंचा। कनक ने माँ को तैयार किया। जैसे ही वे पहुंचे, कनक अपनी माँ के साथ कार में सवार हो गई। देव गाड़ी में व्हील चेयर भी अपने साथ ले गया। पास में ही विवेकानंद मठ था। देव कनक की माँ को व्हील चेयर पर बैठाकर ले गया और जितना हो सके मठ के चारों ओर घुमाया। बाद में हर महीने एक रविवार को सभी लोग किसी न किसी दर्शनीय स्थल पर घूमने जाते थे। जहाँ गाड़ी नहीं घुसती वहाँ देव व्हील चेयर पर बैठाकर माँ को घुमाता। देव के रहने से कनक को फायदा होता, नहीं तो कनक और नर्स के साथ अपनी माँ को कार से बाहर निकालना और उसे इधर उधर घुमाना मुश्किल होता। इसी बहाने पीहू और सास भी थोड़ा घूम लेते थे। कनक रविवार को सुबह देर से उठती थी। बाकी 6 दिन देव को ऑफिस जाना होता था। उनका नाश्ता टिफिन के लिए जल्दी होती थी। रविवार को सुबह उठकर कनक देखती है सास नहा लेती है, लेकिन आज उठकर देखा तो सास अब तक उठी नहीं थी। जब कनक अपनी सास के कमरे में गई तो देखा कि वह अपने आप में ही बुदबुदा रही थी। वह पास जाकर सुनने की कोशिश करती है कि सास क्या कह रही है, लेकिन सास तो गहरी नींद में है। कनक को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने सास के माथे पर हाथ रखकर देखा, बहुत तप रहा है। वह समझ गई बुखार के चलते बड़बड़ा रही है। झट से जाकर अलमारी से थर्मामीटर ले आई। 102 डिग्री बुखार देखा। उसने दौड़कर देव को बुलाया। माँ की ये हालत देखकर देव को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। कनक ने कहा, जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। देव पूरी तरह से असमंजस में है कि कहाँ से बुलाऊं, इधर मिलेगी अभी डॉक्टर। कनक ने कहा, पड़ोस के किसी भी दवा की दुकान पर जाइए और पता करिए कि कौन सा डॉक्टर अभी मिल सकता है, उन्हें ही बुला लाइए। कनक की सलाह पाकर देव जल्दी ही तैयार हो गया और डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। कनक अपनी सास के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां लगाने लगी, लेकिन सास का बुखार चढ़ता रहा। 103 डिग्री को छू गया। कनक अपनी सास को गीले कपड़े से पोंछने लगी और पंखे से हवा करने लगी। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि बुखार और न चढ़े, नहीं तो सास को लेकर नर्सिंग होम दौड़ना पड़ेगा। कनक कितनी तरफ देखेगी, एक तरफ खाना बनाना बाकी है, दूसरी तरफ पीहू को खाना खिलाना है। वह फूट फूट कर रोने लगी। सौभाग्य से काम वाली समय पर आ गई। उसने उसे अपने सास के माथे पर पानी पट्टी लगाने के लिए कहा। जल्द से
किचन में घुसी और दूध सूजी से मीठा बना लाई और पीहू को खिलाया और कुछ खिलौने देकर सास के कमरे में लौट आई। काम वाली बाई को घर के बाकी काम भी निपटाने के लिए कहा और अपनी सास के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगी। माँ बीमार है और इधर देव को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। काफ़ी मशक्क़त के बाद करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर मिला। डॉक्टर ने देव की माँ का चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ दी। एक इंजेक्शन के साथ उन्होंने कहा कि दवाई से बुखार ना उतरने पर रोगी को गीले कपड़े से पोंछिएगा ज़रूर। डॉक्टर बाबू चले जाने के बाद देव फिर से दवाइयाँ लेने दौड़ा। कनक ने देव से कहा, आते समय दुकान से कुछ पूरी सब्जी ले आइएगा। देव कनक की बातों से नाराज़ हो गया, लेकिन कनक जानती है कि काम वाली ने सही समय पर आकर उसकी मदद की है तो उसे एक टिफ़िन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अभी सबके लिए नाश्ता बनाना संभव नहीं है। कनक ने फटाफट अदरक इलायची वाली चाय बनाई और अपनी सास को चाय के साथ बिस्किट ज़बरदस्ती खाने के लिए मजबूर किया। सास को खाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि वह बिना पूजा किए कुछ भी मुंह में नहीं लेती थी। कनक ने गुस्से में कहा, भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति पूजा न करने पर क्रोधित हो जाए। कनक की सास ने बिना कुछ कहे चाय के साथ बिस्किट खा लिए। देव के आते ही उसने दवा अपनी सास को दे दी। दवा लेने के बाद बुखार कुछ कम हो गया। कनक को भी बेचैनी कुछ कम हुई। दोपहर में कनक ने सबके लिए खिचड़ी बनाई, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया सास को बुखार फिर से बढ़ने लगा। सास को बैठाकर कनक ने चम्मच से खिचड़ी खिलाई, फिर दवा दी। दवा के प्रभाव से बुखार उतर तो जाता है, लेकिन कुछ घंटे बाद फिर वापस आ जाता है। कनक ने घड़ी की ओर देखा, 2 बज रहे थे। उसे अपने माँ के पास जाना है। माँ शायद उसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन कनक कैसे जाएगी? देव सुबह से डॉक्टर और दवा के पीछे भाग दौड़ कर थक गया है। सास का बुखार बढ़ रहा है, हालांकि दवा देने के बाद उतर भी रहा है। पिछले रविवार को माँ के दर्शन नहीं हुए। ननद की बेटी को भी बुखार था, इसलिए ननद पिछले हफ्ते नहीं आ सकी। एक बार उसने सोचा कि वह समय निकाल कर माँ को देखने जाएगी, लेकिन वहाँ ज़्यादा देर नहीं रहेगी। ज़रूरत पड़ी तो पीयू को भी साथ ले जाएगी। डरते डरते कनक ने देव से कहा, मुझे अपनी माँ के पास जाना है तो मैं हुआ हूँ। कनक की बातें सुनकर देव चिढ़ गया और बोला, सुबह से तुम घर की हालत देख रही हो, फिर भी तुम पूछ रही हो? वहाँ तो लोग हैं ना तुम्हारी माँ की देखभाल के लिए। माँ इंतजार में बैठी हो रहेगी। कनक ने के स्वर में विनती थी। देव ने कहा, तुम उन्हें फ़ोन करके बताओ कि तुम आज नहीं आ सकती। तुम्हारी माँ को देखने के लिए एक नर्स है, लेकिन मेरी माँ को देखने के लिए कौन है? कनक ने कहा, माँ को दवाइयाँ दी हैं, अगर अब बुखार कम हो जाएगा मैं जाऊँगी और बहुत जल्दी आ जाऊँगी और मैं पीयू को भी साथ ले जाती हूँ। देव इस बार नाराज़ हो गया और बोला, जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी। जब ठीक हो जाएंगी तब तुम जहाँ जाना चाहती हो चले जाना। कनक वहीं खड़ी देव को देखती रही। कनक को चुपचाप शांत सामने खड़ा देख देव गुस्से में बोला, मुझे जो कहना था कह दिया, अब तुम जो चाहो करो। कनक को माँ से मिलने जाने की हिम्मत नहीं हुई। हताश हो गई। कनक ने मुख्य सेविका को फ़ोन पर सास की खबर दी और कहा कि उसकी सास को बुखार है, इसलिए वह आज नहीं आ सकती। मुख्य सेविका ने कहा, आप चिंता ना करो, हम यहाँ संभाल लेंगे, आप अपनी सास का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।